इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत अपघटन के नियम। वैद्युत अपघटन के नियम पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत द्वारा उनके आयनों में विखंडन हो सकता है। कोई भी पदार्थ लिक्विड फॉर्म में या उसको पानी के साथ मिलाकर विलयन अवस्था में अगर हम किसी कंटेनर में भर के उसमें कैथोड और एनोड द्वारा विद्युत विसर्जन करते हैं तो उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ के धन आयन और ऋण आयन का उसके विपरीत आवेश रखने वाले इलेक्ट्रोड पर गमन होता है। जैसे पॉजिटिव जो आयन होते हैं जिन्हें कैटायन बोलते हैं वो कैथोड पर जाते हैं और नेगेटिव आयन एनोड पर जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब वैद्युत अपघटन को समझाने के लिए फेराडे जो थे, माइकल फेराडे, उन्होंने इसके कुछ नियम दिए और इनके नियम को फेराडे का प्रथम नियम और फेराडे के द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है। माइकल फेराडे ने जो वैद्युत अपघटन के नियमों में पहला नियम दिया उसे फेराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। इस नियम में इन्होंने कहा कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा वैद्युत धारा की मात्रा या आवेश के समानुपाती होती है। यानी ये मान लीजिए अपना एक सेल है और इस सेल में वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है। मान लीजिए वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो है वो है अपना NaCl। अब NaCl में हम जानते हैं कि Na तो होता है पॉजिटिव और Cl होता है नेगेटिव आयन। जब हम इसमें एक बैटरी या सेल द्वारा डीसी करंट प्रवाहित करते हैं तो जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे या प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो यहाँ से ये Na+ इस कैथोड पर जाएगा और Cl- जाएगा एनोड पर। Na+ जाकर के कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा? कैथोड के ऊपर। अब इस सोडियम आयन के कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने से सोडियम प्लस बदल जाएगा सोडियम परमाणु में। यानी अपन ये कह सकते हैं कि सोडियम प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और वो इलेक्ट्रॉन उसे कहाँ से मिला? कैथोड से। तो Na+ किस में बदल गया? Na में। अब बात यहाँ पर यह आती है कि सोडियम की कितनी मात्रा यहाँ पर जाकर के डिपॉजिट होगी, यानी यहाँ पर कितने सोडियम का प्रेसिपिटेशन होगा। तो माइकल फेराडे ने यही बताया कि कैथोड पर मुक्त होने वाले जो सोडियम परमाणु की मात्रा जो होगी वो प्रवाहित वैद्युत धारा की मात्रा या आवेश के समानुपाती होगी, अर्थात W किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? Q के। ठीक है, आगे देखते हैं अब अपन। यहां पर अपन ने देखा कि W प्रोपोर्शनल Q में से हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया, यानी समानुपाती का चिन्ह हटाया, तो हमने यहां एक कांस्टेंट लगा दिया Z। ओके, तो ये Z कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है ये मैं आगे डिटेल में और समझाऊंगा। अभी ये याद रखें हम कि Z क्या है? यहां पर वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। W क्या है? पदार्थ की मुक्त हुई मात्रा, यानी पदार्थ की वह मात्रा जो कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट
हुई है। और Q है वैद्युत आवेश की मात्रा। तो यानी हमारे पास फॉर्मूला बन गया W इक्वल टू ZQ, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट कहा। अब हम जानते हैं कि Q इक्वल टू IT होता है। आप जानते हैं कि जो प्रवाहित आवेश यानी आवेश प्रवाह की दर जो होती है, यानी आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा। अगर एकांक समय में जितना आवेश का प्रवाह होगा उसे हम क्या बोलते हैं? धारा यानी करंट। ओके, तो अगर मैं यहां से Q निकालता हूं तो I और T मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो Q इक्वल टू क्या आ गया? IT। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया Q इक्वल टू क्या होता है? IT। ये हम जानते हैं। इक्वेशन मैंने इसको सेकंड बोला। अब इक्वेशन सेकंड से जो Q की वैल्यू है IT, वो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने पुट कर दी। तो यहां पर Z और Q की जगह रख दिया मैंने IT, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई W इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, यानी W इक्वल टू ZIT। अब इस इक्वेशन में अगर हम I जो है इसकी वैल्यू कितनी रख दें? 1 एम्पियर, और यहां जो T है उसकी वैल्यू 1 सेकंड हमने यहां पुट कर दी, तो ये दोनों 1 1 हो गए। तो W किसके इक्वल हो गया? Z के। ओके, तो यानी अगर हम 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर की धारा किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित करें, तो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। तो यहां मैंने मेंशन किया है कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यह अपना फेराडे का फर्स्ट लॉ हुआ। तो अब देखते हैं अपन फेराडे का द्वितीय नियम। अब फेराडे ने अपने दूसरे नियम में क्या कहा? बात तो इन्होंने वही कही जो फर्स्ट लॉ में इन्होंने कहा था कि जो अमाउंट यहाँ डिपॉजिट होता है वो पहले नियम के अनुसार तो किसके समानुपाती था? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि जब अलग अलग कंटेनर्स यानी अलग अलग पात्रों में अलग अलग तरह के अपन ने वैद्युत अपघट्य ले लिए, जैसे देखिए यहाँ लिया कॉपर सल्फेट, यहाँ लिया जिंक सल्फेट, तीसरे में भी कुछ जैसे फेरस सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, कुछ भी ले लिया, H2SO4 ले लिया, तो कोई भी वैद्युत अपघट्य अपन ने अलग अलग 3 कंटेनर्स में ले लिया, और इन तीनों सेलों में जो वैद्युत अपघट्य लिया है उसमें इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड लगा दिए। जैसे ये कैथोड है, ये एनोड, फिर इसमें भी कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड, और इन सब को श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसे इसका जो एनोड था वो कैथोड से, फिर ये वापस से एनोड इस कैथोड से, फिर ये वाला सिरा बैटरी से, और ये वाला सिरा भी बैटरी से हमने जोड़ दिया। अब इसमें क्या है कि जैसे हम विद्युत प्रवाहित करेंगे, बैटरी ऑन करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब हमने जैसे 1 सेकंड के लिए स्विच ऑन किया, तो यहाँ पर चूंकि ये सभी सेल श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, और श्रेणी क्रम में जुड़ने का यह रूल होता है कि इनमें धारा की समान मात्रा प्रवाहित होती है। ओके, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सेलों में समान धारा प्रवाहित होगी। और अब जो यहाँ पर जाकर के डिपॉजिट होंगे जो भी धातु या धनात्मक धनात्मक आयन, जैसे कॉपर यहाँ जाके डिपॉजिट होगा, जिंक यहाँ जाकर के, और आयरन यहाँ जाके, तो वह
किसके समानुपाती होगा? इनके रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार के। तो मैंने इसको लिखा है इस नियम में कि इस नियम के अनुसार यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्य या अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। रासायनिक तुल्यांकों को ही हम तुल्यांकी भार भी कहते हैं। तो मैंने लिख दिया W प्रोपोर्शनल टू E। यहां E क्या है? तो यहां E है या तो तुल्यांकी भार या रासायनिक तुल्यांक। ओके, आगे देखिए आप कि यदि किन्हीं दो सेलों में कैथोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं W1 और W2 ग्राम हो और उनके रासायनिक तुल्यांक मतलब तुल्यांकी भार क्रमशः E1 और E2 हो, तो हम जानते हैं कि W जो था वो किसके समानुपाती था? E के, कैपिटल E, जिसको हम बोलते थे रासायनिक तुल्यांक। तो W E के प्रोपोर्शनल था। तो यहां पर हमने जो 3 सेल ले रखे थे उनमें से मान लीजिए किन्हीं भी 2 सेल के पदार्थों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए पहले सेल में जो कैथोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W1 ग्राम है, तो यह किसके समानुपाती होगी? इसके तुल्यांकी भार E1 के। इसी प्रकार दूसरे सेल में W2 ग्राम पदार्थ कैथोड पर जाकर के निक्षेपित हुआ तो उस सेल में भरे हुए पदार्थ जो कि कहाँ निक्षेपित हो रहा है? कैथोड पर या एनोड पर, उसका तुल्यांकी भार या रासायनिक तुल्यांक कितना है? E2। तो W1 प्रोपोर्शनल टू E1 और W2 प्रोपोर्शनल टू E2 हो गया। अब अगर हम यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है। जो कांस्टेंट यहां लगेगा वही कांस्टेंट नीचे भी आएगा। तो जब हम इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे क्या आ गया? W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये देखिए W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। अब फेराडे का जो फर्स्ट लॉ था उससे हम जानते हैं कि W किसके प्रोपोर्शनल था? Q के, और Q की जगह हमने लिखा था I इंटू T। तो W प्रोपोर्शनल टू IT और प्रोपोर्शनल साइन की जगह हमने लगाया था Z, जिसे हमने बोला था वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो यहां पर W1 इक्वल टू मुझे क्या लिखना है? Z1 IT। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ से W प्रोपोर्शनल टू Q था और Q की जगह हमने फिर क्या लिख दिया था? IT। और प्रोपोर्शनल साइन हटाया था तो प्रोपोर्शनल साइन की जगह हमने फिर इक्वल साइन लगाया, तो कांस्टेंट हमने क्या लगाया था? Z। तो हमारे पास फार्मूला W इक्वल टू ZIT था। अब यहां पर धारा का मान समान होगा क्योंकि जो सेल जुड़े हुए हैं वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। तो I का मान समान, और हम जब स्विच ऑन करते हैं तो जब तक स्विच ऑन रखेंगे वह समय कहलाएगा T। तो यानी समय और धारा दोनों के मान समान हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई संकेत नहीं लिखेंगे, यानी I1 या T1 नहीं लिखेंगे। तो सिर्फ चेंज किस में आएगा? यहाँ लिखेंगे Z1 और यहाँ लिखेंगे W1। अब दूसरे पात्र में जो पदार्थ डिपॉजिट होगा वो होगा W2, तो वहां पर Z2 आ जाएगा
और IT तो उसके लिए भी क्या है, समान है। तो W2 इक्वल टू Z2IT हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन हो गई हमारी W1 इक्वल टू Z1IT, W2 हो गई Z2IT। अब ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन मैंने दी। अब अगर अपन इस इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो समीकरण 2 में 3 से भाग देने पर, ये देख लीजिए ये समीकरण 2 है और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, W1 अपॉन W2 और IT से IT कैंसिल हो गया। ये देख लीजिए यहाँ करके बता देते हैं, यहाँ पर मैंने कर दिया, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो IT से IT तो कैंसिल, तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा W1 अपॉन W2 इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। अब इस इक्वेशन 4 को हम कंपेयर करते हैं, इसकी तुलना करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। ये देखिए जो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिख रखी है, W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। ध्यान रखना यहाँ पर W1 अपॉन W2 किसके इक्वल आया, E1 अपॉन E2 के, और यहाँ पर हमारे W1 अपॉन W2 किसके इक्वल आया, Z1 अपॉन Z2 के। यानी W1 W2 और Z1 Z2 को हम कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट से, तो हम ये लिख सकते हैं कि W1 अपॉन W2 की जगह Z1 अपॉन Z2 लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट में। देख लीजिए यहाँ पर मैंने Z1 अपॉन Z2 लिख दिया, तो मुझे क्या मिल गया, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। यह तो है हमारा रासायनिक तुल्यांक और यह है हमारा तुल्यांकी भार। तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसके समानुपाती हो गया, तुल्यांकी भार, जिसे हम रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। तो यहां मैंने लिखा है कि अर्थात किसी पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, यह है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, उसके रासायनिक तुल्यांक, यह है रासायनिक तुल्यांक जिसे हम तुल्यांकी भार भी कहते हैं, के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यह हमारा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसके समानुपाती हो गया, तुल्यांकी भार के। लेकिन कंडीशन क्या थी, तो कंडीशन ये थी कि हम जब समान धारा को समान समय के लिए विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में प्रवाहित करते हैं तो उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकों या तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। यही फैराडे का सेकंड लॉ यानी द्वितीय नियम था। ओके, थैंक यू।